नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार अपने यूट्यूब चैनल हरीश क्लासेस बुलंदशहर में। कैसे हैं आप सभी? आशा करते हैं कि आप सभी अच्छे होंगे और आपकी तैयारी बहुत बेहतर तरीके से चल रही होगी। चलिए आज की क्लास को शुरू करते हैं हम बिना किसी देरी के। और आज की क्लास में हम बात करेंगे चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के दरबार में आने वाले प्रमुख विदेशी यात्री कौन कौन थे। उन्हीं में से जो सबसे महत्वपूर्ण विदेशी यात्री होते हैं जिनका नाम होता है फाहियान, उस समय चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के शासनकाल में भारत आए। इन्होंने भारत का दौरा किया। इन्हीं के बारे में हम बात करेंगे, क्योंकि पिछली वाली क्लास में हमने चंद्रगुप्त विक्रमादित्य का जीवन, सामान्य जीवन, उनकी पत्नी, उनके द्वारा किए गए युद्ध और इसी के साथ साथ हमने उनके दरबार के नवरत्न, जैसे नवरत्नों में कालिदास, धन्वंतरी, शंकु, बरामिहिर, छप्पड़क, घटकरपर, वेताल भट्ट, बर्रुचि, अमर सिंह, इन सब के बारे में हमने चर्चा करी थी। तो चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के दरबार के विदेशी यात्री, ठीक है। चलिए टॉपिक है हमारा आज का फाहियान। फाहियान, ठीक है। फाहियान कौन था, कहाँ से संबंधित थे, इनके बारे में हम बात करेंगे। और फाहियान कब भारत आए, इनके बारे में हम बात करेंगे आज, ठीक है। चलिए फाहियान की बात करें तो ये निवासी कहाँ के थे? ये निवासी था चीन का, ठीक है। निवासी। दूसरा टॉपिक इन्हीं में आता है कि इनका वास्तविक नाम क्या था, ठीक है। वास्तविक नाम। वास्तविक नाम। तीसरा आता है कि ये भारत कब आए, भारत आगमन। चौथा आता है इसी में से कि इनका यात्रा वृत्तांत, यानी यात्रा क्षेत्र कहाँ कहाँ इन्होंने यात्रा करी थी, यात्रा वृत्तांत, ठीक है। यात्रा वृत्तांत यानी किस किस क्षेत्र में गए यात्रा करने के लिए। चलिए जैसे निवासी की बात करें तो ये चीन के निवासी थे। कहाँ के निवासी थे? चीन के निवासी थे। यानी फाहियान जब भारत आया तो भारत आने से पहले जिस देश से, यानी जिस क्षेत्र का ये निवासी थे, उनका नाम था चीन। तो ये चीन से भारत आए थे, एक बौद्ध भिक्षु थे। चीन से होते हुए भारत आए, तिब्बत क्षेत्र से होते हुए भारत आए। और भारत आए कब ये आए, इनका वास्तविक नाम क्या था? तो इनका वास्तविक नाम था कुंड। कुंड इनका वास्तविक नाम था। भारत आगमन की बात करें तो उस समय जब ये भारत आए तो उस समय भारत में गुप्त वंश के शासक, महान शासक चंद्रगुप्त विक्रमादित्य का शासनकाल था। 399 एडी, 399 एडी में यह भारत आए। कितने में? 399 एडी में भारत आए। यात्रा वृत्तांत यानी यात्रा क्षेत्र की बात करें तो इन्होंने सबसे पहले जिस क्षेत्र की यात्रा करी उसका नाम था सानसान। सानसान, सबसे पहले इन्होंने सानसान क्षेत्र की यात्रा करी और यहाँ पर इस क्षेत्र में लगभग कम से कम 4,000 बौद्ध भिक्षुओं से इन्होंने मुलाकात की। कितने? 4,000 बौद्ध भिक्षुओं से मुलाकात की। कुछ समय यहाँ इन्होंने इसके साथ बिताया। उसके बाद यहाँ से खेतान की तरफ गए। ये तो ये पाकिस्तान में पड़ते हैं। उसके बाद ये खेतान की तरफ गए। खेतान, और खेतान यानी ये बिहार में पड़ता है, बिहार में खेतान। और ये यहाँ से फिर ये आगे बढ़े, लेकिन खेतान में इन्होंने 10,000, कितने? 10,000 भिक्षुओं से इन्होंने मुलाकात करी। इससे 10,000 भिक्षुओं से मुलाकात की। उसके बाद यहाँ से आगे बढ़े, गांधार गए। कहाँ गए? गांधार। उसके बाद फाहियान गांधार गए और गांधार से फिर ये तक्षशिला गए। तक्षशिला गए। तक्षशिला से फिर अफ़गानिस्तान की तरफ गए। कहाँ? अफ़गानिस्तान। और अफ़गानिस्तान में जाकर के बौद्ध धर्म की दोनों शाखाएं, जो दो संप्रदाय थे, दो शाखाएं हैं, ठीक है। तो अफ़गानिस्तान में इन्होंने दोनों संप्रदायों के बौद्ध भिक्षुओं के से दोनों संप्रदायों
के बौद्ध भिक्षुओं से मुलाकात की। लगभग 3000 बौद्ध भिक्षु थे वहाँ पर, जो दोनों संप्रदायों के थे। इनसे इन्होंने मुलाकात करी कहाँ? अफ़गानिस्तान में जा कर के ही। अफ़गानिस्तान में बौद्ध भिक्षुओं से इन्होंने मुलाकात करी। वहाँ पर बौद्ध भिक्षुओं से इन्होंने जब मुलाकात की तो उस समय इन्होंने बौद्ध धर्म के बारे में जाना और जानने की जिज्ञासा इनके मन में थी, और इसी को लेकर के ये 15 सालों तक यहीं रुके रहे। और उसके बाद यहाँ से वापस गए। वापस कब गए थे? तो वापस की बात करें तो वापसी इनकी कब हुई थी? तो इनकी वापसी हुई थी 1414 में। 1414 एडी में 1400 सॉरी 414, 1414 नहीं 414, माई मिस्टेक, 414 एडी में वापस गए। ठीक है, कहाँ लौटे? चीन वापस लौटे, चीन वापस गए। ठीक है, 414 में। तो हम कह सकते हैं कि फाहियान उस समय चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में भारत में जो रहा था वो 15 वर्ष रहा, और 15 वर्ष यहाँ रहने के बाद इन्होंने बौद्ध धर्म की शिक्षा ग्रहण करी, बौद्ध धर्म से संबंधित ज्ञान अर्जित किया, और ज्ञान अर्जन करने के बाद यहाँ से ये भारत से वापस चले गए। अब क्वेश्चन ये आता है कि उस समय यानी प्राचीन काल में पहला चीनी यात्री कौन था जो जिसने भारत की यात्रा करी? तो उनका नाम था फाहियान। दूसरा क्वेश्चन यह आता है कि फाहियान ने किसके शासनकाल में भारत की यात्रा करी? तो चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के शासनकाल में भारत की यात्रा करी। तीसरा प्रश्न यह आता है कि फाहियान चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के दरबार में कब आया, यानी कौन से सन में आया? तो 399 एडी में आया। चौथा क्वेश्चन यहाँ से बनता है कि चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के दरबार में आने वाले चीनी यात्री फाहियान यहाँ से वापस किस सन में गया था? तो 414 एडी में वापस गया। तो इस तरीके से यहाँ से क्वेश्चन बन जाते हैं, पूछ लेता है। पांचवा प्रश्न यहाँ से बन सकता है कि इसका वास्तविक नाम क्या था? तो कुंड इसका वास्तविक नाम था। कहाँ का निवासी था? तो चीन का निवासी था। और कहाँ गया था? चीन ही वापस चला गया था। ठीक है, चलिए अब जानते हैं हम गुप्त वंश के प्रमुख सिक्कों के बारे में कि चंद्रगुप्त विक्रमादित्य और गुप्त वंश के प्रमुख सिक्के कौन कौन से थे, यानी इनके शासनकाल में कौन कौन से सिक्के चले। चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के शासनकाल में सिक्के, ठीक है, सिक्के देखिए, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के शासनकाल में एक सिक्का चलता था, इसको बोलते थे रजत। ठीक है, रजत सिक्के को दो नामों से जाना जाता था। एक नाम था इसका रूप्यक। क्या नाम था? रूप्यक। एक नाम इसका रूप्यक था और इसी को रूपक भी कहते थे। क्या बोलते थे? रूपक। रूप्यक या रूपक कहते थे। सामान्यतः इनका जो वजन होता था, दोनों का वजन होता था, वजन की बात करें तो 32.36 ग्राम, 36 ग्रेन, ग्राम नहीं ग्रेन, सॉरी ग्रेन, ग्राम कहना बेकार है क्योंकि ग्रेन कहते थे, ग्रेन। ठीक है, ग्रेन वजन होता था। और ये किसके आधार पर बनाए गए थे? तो ये सिक्के कुषाणों की नकल के आधार पर बनाए गए थे। ठीक है, ये सिक्के कुषाणों की नकल पर बनाए गए। ये सिक्के कुषाणों की नकल पर बनाए गए थे। दूसरे प्रकार के जो सिक्के थे, ये तो रजत यानी चांदी के सिक्के थे, लेकिन दूसरे प्रकार के जो सिक्के चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के शासनकाल में चल रहे थे तो वो थे ताम्र सिक्के, यानी तांबे के सिक्के, ताम्र। ठीक है, ताम्र सिक्के। और भैया तीसरे प्रकार के जो सिक्के थे वो थे आपके स्वर्ण सिक्के। कौन से थे? स्वर्ण सिक्के। स्वर्ण सिक्कों की बात करें तो इनको दीनार कहा जाता था। ठीक है, चंद्रगुप्त यानी गुप्त काल में
इन स्वर्ण सिक्कों को दीनार कहा जाता था। क्या बोला जाता था? दीनार। इन्हें दीनार कहा जाता था और ये 144 ग्रेन के वजनी होते थे। यानी इनका जो वज़न होता था सामान्यतः 144 ग्रेन इनका वज़न होता था। किनका? इन सिक्कों का, सोने के सिक्कों का। जो गुप्त काल में सोने के सिक्के चल रहे थे, इन सिक्कों का जो वज़न होता था 144 ग्रेन होता था। ठीक है, याद रखना। चलिए आगे बात करें। अब इन सोने के सिक्कों में चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के दरबार में जो सिक्के के प्रकार थे, वो सिक्के के प्रकार कुछ अलग अलग थे। जैसे अब सिक्कों के प्रकार की बात करें तो ये तो 3 प्रकार थे, तांबे, चांदी और सोना। लेकिन सोने के सिक्कों का भी अलग प्रकार था। तो सोने के सिक्कों का प्रकार, सोने के सिक्कों का प्रकार, सोने के सिक्कों का प्रकार की बात करें तो देखिए, एक सिक्का जो यहाँ पर ढाला गया था, एक प्रकार तो था, इसको बोलते थे धनुर्धारी। धनुर्धारी, धनुर्धारी प्रकार। अब ये किस प्रकार के सिक्के होते थे? धनुर्धारी प्रकार सिक्के जो थे ये वाले। अब इनकी बात करें तो देखिए, ये सबसे अधिक संख्या में पाए गए हैं चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के दरबार में। उस समय यानी साम्राज्य में जो सिक्के चले थे, ये सबसे अधिक संख्या में पाए गए हैं। सबसे अधिक संख्या इन्हीं सिक्कों की है। ठीक है, और इसी के साथ साथ इनके मुख्य भाग पर, इस सिक्के के मुख्य भाग पर धनुष बाण और इसके पृष्ठ भाग पर, यानी पृष्ठ मतलब पीछे वाले भाग पर, पृष्ठ भाग पर लक्ष्मी की आकृति, देवी बैठी हुई लक्ष्मी की आकृति, ये देवी लक्ष्मी की आकृति तथा राजा की उपाधि श्री विक्रम, राजा की उपाधि श्री विक्रम, श्री विक्रम का उल्लेख मिलता है। ठीक है, यानी एक भाग पर तो देखिए क्या लिखा हुआ था, यानी धनुष बाण बना हुआ था। जैसे आज भी आप देखते हैं, एक सिक्के के 2 पहलू होते हैं। एक सौ होता है, हम जिसे बोलते हैं, जिसकी तरफ भारत छपा होता है, एक तरफ जो दूसरी नकल छपी होती है। इसी प्रकार से उस समय, तत्कालीन समय में चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के शासनकाल में एक सिक्के के 2 पहलुओं पर एक तरफ धनुष बाण छपा होता था और दूसरी तरफ देवी लक्ष्मी की आकृति होती थी। इन्हें धनुर्धारी प्रकार के सिक्के इसलिए कहा गया क्योंकि इन पर धनुष बाण छपा हुआ था। ठीक है, आगे चलते हैं। नेक्स्ट, आगे सिक्के छत्रधारी, दूसरा प्रकार। छत्रधारी प्रकार, छत्रधारी प्रकार की बात करें तो इनमें आहुति डालते हुए राजा को दिखाया गया है। यानी यज्ञ में आहुति डालते हुए राजा को दिखाया गया है। इसके पृष्ठ भाग पर लक्ष्मी खड़ी हैं। ठीक है, पृष्ठ भाग पर, यानी पृष्ठ भाग पर लक्ष्मी खड़ी हैं। इसके पृष्ठ भाग पर लक्ष्मी खड़ी हैं। मुद्रा लेख विक्रमादित्य उत्कीर्ण है। मुद्रा पर जो एक लेख लिखा हो, इस पर विक्रमादित्य है, विक्रमादित्य लिखा हुआ है पृष्ठ भाग पर ही। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए कह सकते हैं गुप्त काल का वह कौन सा शासक था जिन शासकों के
सिक्कों पर लक्ष्मी की आकृति के चित्र मिलते हैं तो वह चंद्रगुप्त विक्रमादित्य है। ठीक है। तीसरा प्रकार की बात करें कि इसी के शासनकाल में तीसरे प्रकार के सिक्के जो थे वो थे सिंहहंता। सिंहहंता सिंहहंता। अब ये सिंहहंता क्या है देखिए। सिंहहंता की बात करें तो इसके मुख्य भाग पर, ठीक है, मुख्य भाग पर शेर को धनुष बाण से मारते हुए, शेर को धनुष बाण से मारते हुए राजा को दिखाया गया है, जबकि इसके दूसरे भाग पर गुजरात तथा काठियावाड़ विजय उपलक्ष्य में ये सिक्के जो बनवाए गए थे इसमें दिखाया गया है। ये सिक्के किसके उपलक्ष्य में बनवाए गए थे? जब इसने गुजरात व काठियावाड़ पर विजय प्राप्त की, इस उपलक्ष्य में बनवाए गए थे ये सिक्के। ठीक है। और इसमें देखिए सिंहहंता का मतलब होता है कि सिंह का शिकार करते हुए, शेर का शिकार करते हुए जब इन्होंने शेर का शिकार किया चंद्रगुप्त विक्रमादित्य ने, तो उसी समय इन सिक्कों को ढाला गया था, इसलिए इसे सिंहहंता सिक्के भी कहा जाता है। आगे बात करें अगला तो वो है आपके कौन सा, आगे बात करें तो देखिए अगले जो सिक्के आते हैं वो है आपके अश्वारोही। अश्वारोही की बात करें तो घोड़े पर सवार राजा की आकृति इस पे दिखाई गई है। ठीक है। घोड़े पर सवार राजा की आकृति। घोड़े पर सवार राजा की आकृति यहाँ पर दिखाई गई है। यह है अश्वारोही प्रकार के सिक्के। ठीक है। तो आज हमने चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के प्रमुख सिक्के, उससे पहले वीडियो में हमने, इससे पिछली जो वीडियो आई है हमारी क्रम से क्लासेस हमारी चल रही हैं, तो क्रम से रेगुलर हमारी क्लासेस चल रही हैं, आप इन क्लासों को करना ना भूलें। आज की क्लास को हम यहीं समाप्त करेंगे। अगली जो क्लास आएगी वो कुमारगुप्त, और कुमारगुप्त के सबसे महत्वपूर्ण, इसमें कुमारगुप्त भी होता है, तो तीन ही शासक इसमें सबसे महत्वपूर्ण होते हैं, एक समुद्रगुप्त, एक चंद्रगुप्त विक्रमादित्य और तीसरा कुमारगुप्त। इनसे ही क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं आपसे, इनके बाहर कोई क्वेश्चन नहीं आता है। तो गुप्त वंश सबसे महत्वपूर्ण वंश माना जाता है प्राचीन काल में। चंद्रगुप्त मौर्य वंश और गुप्त वंश, ये दो ऐसे वंश हैं जो सबसे महत्वपूर्ण और सबसे इम्पोर्टेंट माने जाते हैं। तो आप सभी लोग इनको करना ना भूलें, आप हमारे साथ जुड़े रहें, क्लास को करते रहें। अब आगे नेक्स्ट मुलाकात होगी आपसे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद और सभी के लिए जय भारत, और क्लास करना ना भूलें। चलिए।